नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, जब कभी आप अस्वस्थ हुए होंगे तो अक्सर आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक का जब आपने रुख किया होगा तो उनसे ये कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि आपके शरीर में वात, पित्त या कफ की प्रकृति के असंतुलन के कारण आपको ये समस्या हुई है। ऐसे में दर्शकों, आज अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम वात, पित्त और कफ की प्रकृति को करीब से जानेंगे, समझेंगे, ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि शरीर के भीतर की ये प्रकृतियों के अगर असंतुलन इनमें हो जाता है तो किस तरह से हमारे शरीर को बीमारियों से दो चार होना पड़ता है। इसके साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या एक से ज़्यादा दोष या एक से ज़्यादा प्रकृति हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती है और उसका प्रभाव किस तरह से हमारे शरीर पर पड़ता है। दर्शकों, इस विषय पर बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। हमारे साथ डॉक्टर राधा बल्लभ सती जी हैं, जो परिसर निदेशक हैं उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय मुख्य परिसर के। तो चलिए सबसे पहले डॉक्टर सती का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सती, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार सभी का। तो जिस तरह से डॉक्टर साहब आज का हमारा विषय है, जो शरीर के भीतर हमारी जो प्रकृति होती है वात, पित्त, कफ की, हमने कई बार ये सुना तो है, लेकिन आज अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम चाहते हैं हमारे दर्शक इसको और भी करीब से जाने, करीब से समझें, ताकि वो और बेहतर स्वास्थ्य उनका बना रहे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर होता है, कहते हैं 5 तत्वों से बना होता है, लेकिन जब प्रकृति की बात आती है तो वहाँ पर वात, पित्त, कफ की बात आती है। तो वात, पित्त, कफ क्या होता है, ये आप बताइए। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने मेरे से पूछा है। देखिए, हमारा शरीर 2 चीज़ों से बना हुआ है। एक तो शरीर में धातुएं हैं, वो धातुएं पंच महाभूतों से बनी हुई है, तो उसको हम रचना कहते हैं। और फिर उस शरीर के अंदर अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं, और उन क्रियाओं का विभाजन हम जब करते हैं, एक ग्रुप में कर देते हैं, तो उनको हम दोष कहते हैं। तो धातुएं 7 हैं, उसके अलावा 7 उपधातुएं हैं जो कि शरीर को एक ढांचा प्रदान कर दिए हैं और क्रियाओं को करने में सहायक हैं। क्रियाएं 3 हैं, वात, पित्त और कफ। अगर आप अनुमति दें तो मैं वात, पित्त, कफ को थोड़ा सा इसकी व्याख्या करना चाहूँगा, एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए, शरीर के अंदर सूक्ष्म से लेकर के स्थूल, सूक्ष्म माने कोशिका लेवल पर, सेलुलर लेवल पर जो गति की क्रिया है वो वात है, और स्थूल गति क्रिया यानी कि स्थूल क्रिया और स्थूल गत्यात्मक क्रिया और सूक्ष्म गत्यात्मक क्रिया ये वात है। जैसे मैं ये हाथ हिला रहा हूँ, तो ये हाथ हिला रहा हूँ तो ये गति हो रही है, ये क्रिया है, तो ये वात है। बिना वात के ये नहीं हो सकता है। तो हमने गति को वात संज्ञा करी है, यानी कि वात माने शरीर के अंदर होने वाली स्थूल एवं सूक्ष्म क्रिया। उसके बाद आता है नंबर 2 पे पित्त। हमारे जो भी क्रिया करनी है उसके लिए हमें ऊष्मा की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जो क्रिया ऊष्मा का उत्पादन हमारे शरीर में करती है उसे हम पित्त कहते हैं। और हमारा शरीर बनता है, आपने देखा होगा कि छोटा सा बच्चा हुआ और उसके बाद बड़ा युवा हो जाता है, तो जो वृद्धि होती है उसको हम संधान कहते हैं, सिंथेसिस। तो हमारी छोटी छोटी हड्डियाँ थी, बड़ी हड्डी हो गई, या छोटी आंत थी, बड़ी हो गई। तो इस प्रकार से जो वृद्धि हो रही है, जो संधान की क्रिया हो रही है, वो कफ है। मैं इसी पे आना चाहती थी कि हमने हमेशा त्रिदोष और दोष सुना है, तो जब ये इतनी हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है तो दोष कहाँ से आ गया? जी, तो पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब तक ये क्रियाएं हमारे शरीर के अनुकूल हैं तब तक ये हमारे शरीर में, इन्हें हम धातु दोष कहते हैं। ये शरीर के लिए अनिवार्य है। अगर हमने खाना खाया तो 6 घंटे में उसका मल रूप में बाहर आना आवश्यक है। हमने पानी पिया तो कुछ समय बाद, घंटे 2 घंटे बाद, वो घूमते हुए शरीर में और मूत्र उसके द्वारा बाहर आना आवश्यक है। तो ये जो है क्रिया है। तो जब तक शरीर के अनुकूल है तब तक हम इनको धातु कहते हैं। जब शरीर के प्रतिकूल हो जाते हैं तब हम इनको दोष कहते हैं। तो
पहला भेद हो गया कि धातु दोष, दूसरा भेद हो गया कि दोष दोष। और जब विपरीत क्रियाएं हो जाती है कि जैसे हमारे नासा से, हमारे नाक से शरीर में धूल इत्यादि उत्तेजक चीज़ें चले गई तो हमें थोड़ी देर गले में अनइजीनेस होगा और उसके बाद कुछ म्यूकस बाहर आ जाएगा। तो ये जो म्यूकस बना उस इरिटेशन के कारण से वो विकृत क्रिया का उत्पाद है, उसको हम मल दोष कहते हैं और मल दोष को हम शरीर से बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार से दोष के 3 भेद हो गए हैं और इनको जो है अपनी प्रकृति में रखना यानी शरीर के अनुकूल ही रखना आवश्यक है। लेकिन जब हम गलत खान पान, आहार विहार, मानसिक सोच कर लेते हैं तो इनमें विकृति उत्पन्न होने लगती है, इसलिए इसको दोष कहा है। और कोई भी क्रिया होगी तो आप देखिए वो जिन धातुओं के द्वारा वो क्रिया होती है वो उनको नष्ट करने का स्वभाव रखती है। ये आपने देखा होगा। आप एक पेन लीजिए, पेन में स्याही है, रिफिल है, उसको पकड़ने का है और उसकी क्रिया है लिखना, लेकिन लिखते लिखते एक दिन पेन खराब हो जाता है, स्याही खत्म हो जाती है, क्रियाओं को नष्ट कर देती है। क्रियाएं धातुओं को नष्ट कर देती है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में भी हो रहा है, लेकिन हमारे शरीर में उत्पादकता विद्यमान है, जिनको वो क्रिया नष्ट कर रही है वो फिर से आ जा रहे हैं। तो इसलिए जो है इनको दोष संज्ञा दी गई है, अन्यथा ये धातु है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बेहद महत्वपूर्ण ये तीनों वात पित्त कफ जो प्रकृति है बहुत महत्वपूर्ण है। इनका असंतुलन, इम्बैलेंस किस तरह से हमारे शरीर को प्रभावित करता है या इनका संतुलन में रहना कितना आवश्यक है? इतना आवश्यक है कि आप समझिए कि कोई भी क्रिया का निरंतर अगर हमने दौड़ लगानी है तो दौड़ लगाने के लिए हमें ऊष्मा की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। तो पित्त उसको हम संज्ञा कर रहे हैं जो एनर्जी प्रोडक्शन कर रहा है। अगर हम दौड़ लगा रहे हैं और पित्त विकृत है, वो ऊष्मा उत्पादन या तो नहीं कर रहा है या आवश्यकता से अधिक कर रहा है, तो हम ठीक से दौड़ नहीं लगा पाएंगे। हमने खाना खाया 6 घंटे बाद हमारा खाना मल रूप में बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन वो या तो पहले आ जा रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये विकृति हो गई ना। तो फिर ये हमको बेचैन कर देगी, हमें कष्ट होगा इससे। इसलिए उसका सामान्य बने रहना आवश्यक है कि जो क्रिया जितनी समय के लिए है, जैसी होनी चाहिए वैसी ही होनी चाहिए। अब जैसे आप देखिए हमारे शरीर को बनना है, ये हम कफ के अंदर कर लेते हैं कि संधान होना है हमारे शरीर में, और हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे हाथ में इतना बड़ा एक ट्यूमर हो गया, वो विकृत क्रिया है, वो विकृत कफ के कारण से वो ट्यूमर हो गया। तो वो विकृति हो गई कि हमारा शरीर जितना बनना चाहिए उतना बन गया, उसके बाद उसको आवश्यकता नहीं है बनने की, लेकिन वो बन रहा है, तो इसलिए वो विकृत हो गया और उसको फिर चिकित्सा के द्वारा हटाना पड़ता है। डॉक्टर साहब, अब एक एक करके हम इन तीनों प्रकृतियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात वात की जाए तो किन तत्वों से मिलकर वात पैदा होता है हमारे शरीर में, और वात अगर किसी के शरीर के भीतर की ये प्रकृति है तो इसकी पहचान किस तरह से होती है? जी, अब मैंने आपको बताया कि ये वात पित्त कफ क्रियाएं हैं, इसलिए किसी से मिल के बनने की इसकी वो नहीं है। वात माने गति, वाक गति गंधनयो हमारे शास्त्र में वर्णन है कि जो हम स्पर्श कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सेंसेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो और गति ये वात है। तप संतापे, जो हमारे शरीर में ऊष्मा उत्पादन और ऊष्मा का नियमन, बहुत ज़्यादा ऊष्मा बनती है और उसके बाद उस अधिक बनी ऊष्मा को बाहर चले जाना चाहिए, इसलिए हमें स्वेद होता है, मतलब परस्पायरेशन होता है, पसीना आता है। और कफ जो है वो श्लिष आलिंगने यानी संधान होना है, जोड़ना है, अवयवों का बनना है, ये चीज़ें हैं। तो ये क्रियाएं जो हैं जब होती रहती हैं तो उसके अनुसार ही किसी के शरीर में गत्यात्मक क्रिया बढ़ करके हो जाती है, किसी के शरीर में ऊष्मा उत्पादन क्रिया बढ़ करके हो जाती है, किसी के शरीर में संधानात्मक क्रियाएं बढ़ के हो जाती है, तो उसी को हम प्रकृति बोलते हैं।
कि जिसको वात प्रकृति होगी तो उसकी पहचान हम ऐसे करेंगे कि हमारे में अगर अनुमति दें तो एक श्लोक बोलना चाहता हूँ कि अल्प केशो कृशो रुक्षो वाचालस चल मानस है। ये वात प्रकृति के लक्षण हैं, जो जिसमें वात प्रीडोमिनेंट होगा, वात की अधिकता होगी, वात से प्रकृति बनी होगी, उसके केस अल्प होंगे, वो प्रायः कृश होगा, मतलब बहुत मोटा नहीं होगा, ठीक है। और उसमें रूक्षता बहुत होगी, कितना भी तेल मालिश करेगा लेकिन लगेगा कि मेरी त्वचा जो है रूखी है। और वाचाल होगा, बहुत बोलने वाला होगा, और मस्तिष्क उसका स्थिर नहीं होगा। अभी यहाँ किसी विषय पे बात कर रहे थे, अभी दूसरे विषय पे चले गए, चल मानस उसको कहा है। तो इन चीज़ों से हम वात प्रकृति को समझ सकते हैं। वात बढ़ने, अगर शरीर के अंदर वात की प्रकृति अगर बढ़ती है डॉक्टर साहब, तो कौन कौन सी बीमारियां घर करने के ज़्यादा संभावना होती है उस शरीर में? देखिए, वात को कहा है कि वायु के समान वात सभी दोषों को नियंत्रित करता है। अगर वात ठीक नहीं है या वात का प्रीडोमिनेंस है तो वो दूसरे दोषों को भी डिस्टर्ब करता है। कि जैसे कहा है कि जो पित्त है, जो कफ है, वो उसी प्रकार से है, मेघ के समान है, और हवा जिधर उड़ा के ले जाएगी उधर ही जाएंगे। तो प्रायः करके जो पित्त और कफ है वो भी वात के नियंत्रण में हैं। लेकिन जो वातज व्याधियां हैं, विशेष करके जो वात की प्रकृति वाला होगा, तो उसमें रूक्षता से संबंधित अनेक व्याधियां हैं, वो हो जाएंगी। संधियों की, जैसे जिनको संधियों में जल्दी से, जोड़ों में, संधियों की जोड़ बोलते हैं, जोड़ों में दिक्कतें हो जाएंगी। और उसका पचने में, खाना अगर वो ज़्यादा खाएगा तो वो पाचन कम हो पाएगा, पाचन की विकृतियां हो जाएंगी इस प्रकार से। और फिर केवल ये प्रकृति ही व्याधियों के लिए उत्तरदायी नहीं है, उसके बाद हमारा आहार कैसा है, हमारा विहार कैसा है, वो भी इनको प्रभावित करता है। बिल्कुल। तो वात वाले व्यक्ति को डॉक्टर साहब किस तरह से अपनी जीवन शैली व्यतीत करनी चाहिए, खान पान के बारे में आप थोड़ा कुछ बताइए, और साथ ही साथ आयुर्वेद के जरिए वात प्रकृति के व्यक्ति को क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए, कुछ दवाएं आप बताएं, या घर पर वो किस तरह से अपने आहार में कुछ चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। देखिए, मेरा तो ये कहना है कि खाली प्रकृति से ही व्याधियों की उत्पत्ति नहीं होगी। मैंने अभी बताया आपको कि जो हमारा आहार यानी खान पान और विहार, हम क्या क्या कैसे करते हैं, खेल कूद इत्यादि जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारा व्यवसाय है, वो भी इन चीज़ों को प्रभावित करता है। तो हम जब बात की बात कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि खाने पीने में हम एक प्रकार से, चाहे दूसरे दोषों में भी ये लागू होता है, कि बैलेंस्ड डाइट। तो बैलेंस्ड डाइट हम आयुर्वेद के हिसाब से किसको कहते हैं? हमारे यहाँ 6 रसों का एक वो है, अवधारणा है कि मधुर रस है, अम्ल रस है, कटु रस है, तिक्त रस है, लवण रस है और कटु रस है। ये 6 हैं, मधुर, अम्ल, लवण और कटु, तिक्त, कषाय रस है। तो इन रसों का अगर हम नियमित रूप से सेवन करेंगे तो हमारी प्रकृति कुछ भी होगी, हम लगभग ठीक रहेंगे। लेकिन हम अगर जो है ऐसे रस प्रधान आहार विहार करेंगे, जैसे कटु है, तिक्त है, कषाय हैं, तो ये वात की वृद्धि करते हैं हमारे शरीर में। प्रकृति हमारी वात की है, और खान पान में हम कटु, तिक्त, कषाय, जैसे आपने देखा होगा कि जो नशेड़ी लोग होते हैं, दारू पिएंगे, उसमें ये कचौड़ी पकौड़ी ये सब चीज़ें खाएंगे, तो कटु, तिक्त, कषाय रसों की प्रधानता उनके शरीर में जा रही है। और अगर उसकी वात प्रकृति है तो उसको जल्दी से जल्दी कोई भी बीमारी हो जाएगी। हम देखते हैं, मैं तो चिकित्सा में देखता हूँ कि अनेक लोग दारू पीते हैं, लेकिन कुछ का पता चलता है कि उसका लीवर खराब हो गया, सूजन आकर के उसको बीमारी होकर मर गया। तो किनको हो जाएगा? जिनका प्रकृति के अनुरूप ही वो खान पान हो रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है
कि पहले तो आज जो हमारे वर्तमान में जो चल रहा है कि हम जो खान पान हमें मिल रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है, ऑर्गेनिक की तरफ जाने की बात हो रही है, वो एक दूसरा विषय हो गया। लेकिन ये जो रस हैं, मधुर अम्ल लवण, ये वात को शमन करते हैं, और कटु तिक्त कषाय जो है ये वात की वृद्धि करते हैं। तो हमें खान पान में ये देखना है कि मधुर अम्ल लवण का ज़्यादा प्रयोग हो। तो मधुर अम्ल लवण से मतलब यहाँ नहीं है मधुर से मैंने कह दिया यहाँ पर तो हम खूब चीनी फाँकने लगे, ऐसा नहीं है। हम उन फलों का प्रयोग करें जिसमें मधुर रस है, हम उन खान पान का प्रयोग करें जिसमें मधुर रस है, अम्ल रस है, लवण रस है, उनको ज़्यादा प्रयोग करें। और बाकी 6 के 6 रस हमें प्रयोग में करने चाहिए। अब जैसे कसाय रस है, आप लोग कहेंगे कि कसाय रस कैसे मिलेगा, चुकंदर को खाइए तो उसमें कसाई रस है, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से हमें रसों का ज्ञान करना पड़ेगा, और हमारे खाने में हमें नियमित रूप से 6 रस, दिन में हमने 6 के 6 रस खाए कि नहीं खाए, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हमारी प्रकृति कोई भी हो, अगर हम षड रसों का सेवन कर रहे हैं, आहार विशेषायतनों का अनुपालन कर रहे हैं। विशेषायतन ये हमारे यहाँ बताए हैं कि कब खाना है, कितना खाना है, खाने के बाद साथ पानी कितना पीना है, खाने के बाद कितना चलना है, आराम करना है, इन सब का प्रयोग हम कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक और बात है कि जो आहार हैं उनमें वात पित्त कफ वर्धक अंश होते हैं, लेकिन संस्कार एक होता है, हम कैसे उसको बनाएं। दाल बना रहे हैं तो उसमें लहसुन डाल दिया तो संस्कारित हो जाएगा। दालें जो हैं वात कारक हैं, लेकिन वो लहसुन पड़ जाएगा तो वो वात को नहीं बढ़ाएंगी। तो खाना संस्कारित करके हमने खाना है, इसलिए हम मसालों का प्रयोग करते हैं, छौंकने का प्रयोग करते हैं, पकाने का प्रयोग करते हैं। कोई चीज़ कच्ची खानी होती है, कोई पका के खाना पड़ता है, तो ये संस्कार की बात है। तो इसमें संस्कार भी चाहिए, इसमें षड रस आहार भी चाहिए, और इसके अनुसार फिर प्रकृति के अनुसार हम उन रसों को ज़्यादा प्रयोग करें जो रस हमारे दोष के को समित करते हों, ठीक रखते हों। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, पित्त दोष की यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब पित्त दोष क्या होता है और किस तरह से लक्षण इसके पता चलते हैं? एक व्यक्ति में जब ये दोष पता चलता है तो किस तरह के लक्षण निकल कर सामने आते हैं, क्या क्या बीमारियों की ओर ये दोष संकेत करता है? जी, अब बात है पित्त प्रकृति की। तो पित्त प्रकृति के लिए कहा है कि अकालेर पलितेर व्याप्तोर धीमान स्वेदीच रूषण। जो पित्त प्रीडोमिनेंसी जिसमें होगी, ये प्रकृतियाँ जिस समय गर्भ प्रारंभ होता है उसी समय शुरू हो जाती है। प्रकृति बाद में नहीं चेंज होती है, न उसमें परिवर्तन होता है। जिस समय ओवा और स्पर्म का जो है फर्टिलाइजेशन होता है, उसी समय जो क्रिया प्रीडोमिनेंट हो जाएगी उसी से उसकी प्रकृति बनती है। तो पित्त क्या कि वो पता चला कि 10-12 साल या 15 साल 20 साल 25 साल में ही उसके सफ़ेद बाल होने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन ये भी है कि आज का जो हमारा कॉस्मेटिक यूज़ है वो न कर रहा हो कहीं, स्वाभाविक रूप से जो बिल्कुल प्रकृति के नियमों का पालन कर रहा है उसका जल्दी से बाल सफ़ेद हो जाएं। अकाले पलिते व्याप बहुत बुद्धिमान होगा पित्त प्रकृति का, कोई भी चीज़ उसकी जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो बड़ा शार्प होगा। एक बार देख लिया याद हो गया, और उसको पसीना बहुत आता है, धीमान स्वेदीच, और गुस्सा भी बहुत आता है। और हाँ, पिछले उसमें मैं थोड़ा छोड़ दिया हूँ, वात प्रकृति वाला सपने में उड़ने की चीज़ें देखेगा कि खुद उड़ रहा है या उड़ती हुई चीज़ें, जहाज उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, खुद उड़ रहा है, ऐसे धूल उड़ रही है, ऐसे देखेगा। और पित्त प्रकृति वाला आग या लाल चीज़ें सपने में देखेगा कि अगर उसकी पित्त प्रकृति है तो वो देखेगा, प्रायः करके सपने आएंगे उसको तो उसमें कहीं आग लगी हुई है, कहीं लाल है, क्या ऐसा चीज़ें देखेगा। तो ये तो हो गया उसके प्रकृति के लक्षण। अब जो खान पान है उसमें कटु और तिक्त, अम्ल, कटु और तिक्त, ये 3 रस ऐसे हैं जो पित्त को बढ़ाने वाले हैं शरीर में। तो जो पित्त प्रकृति का जिसको पता चल गया कि मेरी पित्त प्रकृति है, तो उसको चाहिए कि जो कटु है, तिक्त है और अम्ल है,
इन रसों का सेवन कम करे, बाकी करे, इनका भी करे, लेकिन बाकी जो मधुर है, लवण है और कषाय रस है, इनका सेवन ज़्यादा करे तो वो संतुलन हो जाएगा और पित्त की विकृति नहीं हो पाएगी। पित्त विकृति वाले को जैसे आजकल की भाषा में गैस्ट्राइटिस, ड्यूडेनल अल्सर और ये शरीर में थोड़ा फोड़े फुंसियाँ हो जाना, ये ज़्यादा होंगे। और बाकी उसके निर्भर करता है कि वो कैसे खान पान करता है, तो बाकी सबको सब बीमारियाँ संभव है। तो पित्त जो प्रकृति वाले जो लोग होते हैं डॉक्टर साहब, उनको क्या क्या खाना चाहिए ताकि उनकी जो ये प्रकृति है जो शरीर के भीतर की, वो संतुलित रह सके? तो क्या फल सब्जी या घर की क्या क्या चीज़ें? फल तो मौसम पे जो फल उत्पन्न हो रहा है वो सबको खाना चाहिए, और फल कोई ऐसा नहीं है कि जो पित्त को विकृत करने वाला हो, बढ़ाने वाला हो। सारे फल में मधुर रस सबसे पहला होता है, क्योंकि आप आजकल अमरूद भी खाएंगे तो उसमें भी मिठास है। गर्मियों में आप आम या अंगूर खाएंगे तो उसमें भी मिठास है, और मधुर रस पित्त सामक है, घृत पित्त सामक है। तो अपने खाने में थोड़ा घी की मात्रा बढ़ा सकते हैं, लेकिन घी गाय का होना चाहिए और देसी गाय को हो तो बहुत अच्छा है। और उसके अलावा अम्ल में जैसे नींबू का रस है, पानी जब भी पिए तो थोड़ा सा नींबू निचोड़ के पिए, तो उसके शरीर में पित्त जो है ठीक रहेगा और पित्तज व्याधियाँ नहीं हो पाएंगी। पित्तज व्याधियाँ हमारे यहाँ शास्त्रों में करीब करीब 40 वर्णित हैं। अब यहाँ पर तो उनको सब नहीं गिना जा सकता है, लेकिन मैंने बता दिया कि जो गैस्ट्राइटिस है, विशेष रूप से हम अम्ल पित्त बोलते हैं उसको, ये व्याधि पित्त प्रकृति वालों को जल्दी हो जाती है। तो वो उन रसों का सेवन न करे, कटुति कषाय का, तो उसको कम होगा। और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं डॉक्टर साहब जो पित्त प्रकृति वालों को बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, उसको संस्कारित करके लें। जैसे अब ये जाड़े के दिन आ रहे हैं, तो हमारे विशेषकर इस पर्वतीय क्षेत्र में और उत्तराखंड में राई की सब्जियां बहुत बनती हैं। राई तो सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से। तो राई पित्तकारक है, लेकिन उसको खूब तेल में बढ़िया सा पकाएंगे तो वो फिर उतना नुकसान नहीं करेगा जितना कि उसका स्वभाव है। तो इस प्रकार से मैंने कहा संस्कार उसका कर देंगे तो ठीक हो जाता है। मैंने कहा कि जैसे दाल है, दाल वातकारक है, लेकिन उसमें हम जो है लहसुन खूब सारा डाल के पकाएंगे तो वो वात का प्रकोप नहीं करेगा। ये संस्कार करना जरूरी है जी। कफ की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर। कफ दोष की अगर बात की जाए तो डॉक्टर साहब इसके बारे में आप बताएं, कफ दोष क्या होता है, लक्षण क्या होते हैं ऐसे प्रकृति वाले लोगों के? हाँ, कफ मैंने कहा कि ये सब चीज़ें दोस्त क्रिया हैं, और इसके जब वो क्रिया प्रीडोमिनेंट करती है शरीर में तो उसके लिए लिखा है स्निग्ध केशो महाबला। ठीक है, उसके जो बाल होंगे वो स्निग्ध होंगे और वो गंभीर बुद्धि होगा। उसको जैसे आप कहीं जाते हैं, आपसे कोई ठेस लग गई तो वो आप फिर लड़ने आ गया। लेकिन ये कफ प्रकृति का होगा तो वो जैसे वात प्रकृति का होगा आपसे लड़ने आ जाएगा। कफ प्रकृति का होगा उसको आपने बिना मतलब के गाली भी दे दी, वो कह रहा अरे कोई बात नहीं चले जाओ, गंभीर बुद्धि है ना। और स्थूलांग होगा, खूब मोटा तगड़ा होगा, क्योंकि उसमें संधानात्मक क्रिया खूब हो रही है और उसका गुस्सा भी कम हो रहा है। और ये जो मधुर रस है, अम्ल रस है और कषाय रस है, ये उसको बढ़ाता है, और कटु और तिक्त और लवण रस उसको घटाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा खान पान है उसमें देखना है कि इस खान पान में खट्टा ज़्यादा है। अम्ल रस से माने जिसमें खटास है, खट्टा है, वो अधिक खाएगा तो उसमें कफ की वृद्धि होगी, कफ का प्रकोप होगा और कफज व्याधियाँ होंगी। इसी प्रकार से कटु, जैसे ये मिर्ची है या मसाले हैं, इनमें कटु रसता है, तो इनको ज़्यादा खाएंगे तो उसमें कफ की वृद्धि होगी और नहीं, कफ का शमन होगा इनसे। और जो है लवण रस, लवण रस कफ को बढ़ाता है
और अम्ल रस भी कफ को बढ़ाता है। तो खाने में हमें ये देखना है कि हम सारे रसों का लगभग ऐसा संयोग करें कि जिससे न वात बढ़े, न पित्त बढ़े, न कफ बढ़े। अब कफ की वृद्धि हो जाती है, कफ विकृत हो जाता है, तो सबसे पहले उसका प्रकट हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होता है। बार बार खांसी आती है, खूब सारा जो है स्टीवन, जिसको बलगम कहते हैं सामान्य भाषा में, वो निकलने लगता है। उसके अलावा शरीर में कहीं जो है ट्यूमर हो गया, कहीं जो है सूजन आ गई, शोथ हो गया, ये सब बीमारियां उसको होने लगती है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपसे यहाँ पे और जानना चाहेंगे कि क्या किसी शरीर में एक से ज़्यादा दोष भी पाए जाते हैं, और अगर पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में मनुष्य को क्या करना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से आपने जानकारी दी कि यहाँ पर ये सेवन करना चाहिए, यहाँ पर ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, लेकिन अगर एक से ज़्यादा दोष होते हैं तब कैसे इंसान को चलना चाहिए? देखिए, दो बातें हैं। एक तो एकल दोष की प्रकृति, वातज प्रकृति, पित्तज प्रकृति, कफज प्रकृति हो गई। द्वंद्वज प्रकृति भी होती है कि वात पित्तज प्रकृति, वात कफज प्रकृति, और कफ पित्तज प्रकृति। ऐसे भी द्वंद्वज प्रकृति भी होती है कि दो दोष उसमें प्रीडोमिनेंट हैं। ऐसी स्थिति में उन्हीं दोषों के अनुसार हमको चलना है। जैसे किसी की वात पित्तज प्रकृति है, हो गई है, तो उसको वो खान पान नहीं खाना है जिससे वात भी बढ़ता है और पित्त भी बढ़ता है। उसको अपने, मैंने संक्षेप में ये बता दिया कि षड रस आहार। तो षड रस आहार, जिसको कि मॉडर्न वाले भाषा में बैलेंस्ड डाइट कहते हैं, तो हमें सारे रस युक्त आहार करना है। अगर हम सारे रस युक्त आहार करेंगे तो चाहे हमारी द्वंद्वज प्रकृति हो, चाहे हमारी एकल प्रकृति हो, और कभी कभी हमारे पास त्रिदोषज प्रकृति भी आ जाती है, तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब हम किसी रस विशेष के प्रति जो है आसक्त हो जाते हैं, हम वही उसी का सेवन कर रहे हैं, सुबह भी दही खा रहे हैं, दिन में भी दही खा रहे हैं, रात को भी दही खा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम तो बिना दही के रह नहीं सकते हैं, दही ही खाएंगे, रोटी भी दही से खाएंगे, तो फिर वो जो है वहाँ पर वो कफ की विकृति कर देगा, पित्त की विकृति कर देगा। तो हमने ये ध्यान रखना है कि हमने जो प्रकृति ने हमें खाद्य पदार्थ दिए हैं, खाद्य रस दिए हैं, उनको सब का सेवन करना है। और विशेष रूप से जिस भौगोलिक क्षेत्र में हम रह रहे हैं उसमें उत्पन्न होने वाले अन्न, फल और सब्जियों का ही हम सेवन करें। ये ध्यान रखेंगे। समय समय पर पर्याप्त पानी पिएंगे। देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, युवा व्यक्ति के लिए जिसका वजन 60 किलो है, तो उसको दिन भर में 6 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। तो कितना हम व्यायाम करते हैं, रात्रि भोजन करने के बाद हमें कम से कम आधा किलोमीटर जरूर टहलना चाहिए। तो अगर हम स्वस्थ वृत्त के नियमों का पालन करते हैं तो प्रकृतियाँ प्रायः करके अपने संतुलन में रहती है। लेकिन अगर हम खान पान में अनियमितता करते हैं और विहार में भी अनियमितता करते हैं तो प्रकृतियाँ विकृत हो जाती हैं और अनेक दोषों को, अनेक रोगों को उत्पन्न करती हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर आपने आज हमारे दर्शकों को जानकारी दी, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। धन्यवाद आप। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं संजीवनी का आज का भाग आपको बेहद पसंद आया होगा। ये जानकारी आपके लिए बेहद लाभदायक साबित होगी। फिलहाल के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।